लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोशियोलॉजी की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रख रहे हैं अपना इस लेसन का सेकंड पार्ट, जो कि है इस लेसन का लास्ट पार्ट। कहने का मतलब 2 ही पार्ट के अंदर आपका ये लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोशल चेंजेस यानी कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित हर एक बात बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में यानी कि सोशल ऑर्डर। तो देखिए बच्चों, क्या है कि समाज के अंदर 2 प्रकार से सामाजिक व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। वो कौन कौन सी है? पहला तो ये है कि जो लोग हैं यानी जो समाज के जो लोग हैं वह अपनी ही मर्जी के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का पालन करें। पहली तो ये होगी। दूसरा है, अगर वह इन चीजों के लिए आज्ञाकारी नहीं होते यानी कि वह नहीं करते तो समाज के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उनके ऊपर मजबूरन थोपे जाते हैं ताकि वह इन चीजों को फॉलो करे। अब इन दोनों ही चीजों को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब देखिए, अगर समाज के अंदर अपराध होगा तो उसके लिए समाज क्या करेगा? नियम और कानून बनाएगा। अगर वह नियम और कानून बनाएगा तो व्यक्ति उस चीज से डरेगा और वह अपराध नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास जो समाज का हिस्सा है, 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वह अपनी मर्जी के अनुसार ही इन नियमों को फॉलो कर ले, या तो जब समाज करने पे आएगा तो उसे उसकी सजा भी मिलेगी। आप इससे जुड़े कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हिंसा, चोरी चकारी या फिर नशा करना या फिर ऐसे हर एक चीज जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। कहने का मतलब स्वीकार नहीं है, यानी कि वह सभी कार्य जो सोशल ऑर्डर को यानी कि सामाजिक व्यवस्था का हनन करते हैं, तो उन सभी चीजों के ऊपर नियम कानून लागू किए जाते हैं ताकि उसे कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में लाया जा सके। तो आई होप कि आप सामाजिक व्यवस्था के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात आती है कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था के तत्व जो है वो कौन कौन से है। तो काफी इजी है और आप बच्चे डेली लाइफ में इन्हें यूज भी करते हैं। तो जैसे कि पहला है प्रभाव, दूसरा है सत्ता, तीसरा है अपराध, चौथा है हिंसा, 5वां है सहयोग और छठा है असहयोग। आइए इन सभी को एक एक करके अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सत्ता के प्रकारों के बारे में यानी टाइप्स ऑफ पावर। लेकिन इससे पहले आपको इसका अर्थ जानना जरूरी है। अगर हम बात करें साधारण भाषा में तो सत्ता क्या होती है? एक प्रकार से व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार या तो फिर उसके वंशक होने पर उसे प्राप्त होती है। खासकर सत्ता जैसे वर्ड का हम जो यूज है ना, वह पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में ज्यादा करते हैं, क्योंकि सत्ता का मतलब एक तरीके से पावर होती है और पॉलिटिकल में हम क्या बात करते हैं कि ये पार्टी जो है वो सत्ता के अंदर है यानी उसका दबदबा है, उसकी पावर है। तो इसलिए इस शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल के संदर्भ में ज्यादा किया जाता है। या तो ये योग्यता के अनुसार मिलती है या फिर एक वंशक होने पे यानी कि राजा का बेटा राजा वाली बात। आई होप कि आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ चुकेंगे। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि ये कितने प्रकार की होती है। वैसे तो ये अलग अलग प्रकार की होती है, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत सत्ता के बारे में। तो ये वो सत्ता होती है जो एक परंपरा के अनुसार चलती आ रही होती है। इसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो वो है मुगल साम्राज्य। तो उसमें क्या था? सबसे पहले जो मुगल बादशाह था उनका नाम था बाबर, उसके बाद उनका जो बेटा था उसका नाम था हुमायूं, और ये परंपरा आगे चलती रही मुगल डायनेस्टी में, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह इत्यादि। तो ये क्या था? एक परंपरा के अनुसार ये सत्ता चलती रही। और ऐसी बहुत सारी सत्ता है जिसके जो एग्जाम्पल है वह अलग अलग टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। आप इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल कांग्रेस का भी ले सकते हैं कि 1947 के बाद जो पहले भारत के प्रधानमंत्री बने थे वो थे चाचा नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो उन्हीं के परिवार से सत्ता में लोग आते रहे, जैसे कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो ये सारी परंपराएं एक तरीके से चलता ही रहती है। आई होप कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। दूसरी सत्ता जो होती है वो कानूनी सत्ता होती है। खासकर ये जो सत्ता होती है वह उनके हाथ में होती है जो कि समाज का भला करना चाहते हैं और नियमों कानूनों का पालन करवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस सत्ता का। तीसरी सत्ता होती है वो होती है करिश्माई सत्ता। तो ये वाली जो सत्ता है उसके अंदर थोड़े से मतभेद हैं। खासकर ये जो सत्ता होती है वो धार्मिक गुरुओं में ज्यादा बनी होती है और उनके जो फॉलोवर होते हैं वो बड़ी मात्रा में होती है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास ऊपर वाले का वरदान है, इसलिए वह अपनी सत्ता को एक करिश्माई सत्ता का नाम देते हैं। और जो लास्ट है उसका नाम है वैधानिक सत्ता। तो वैधानिक मतलब आप बच्चों को सरकार के 3 अंक के बारे में अच्छे से पता ही है। पहला क्या है? विधान पालिका, दूसरा क्या है? कार्यपालिका, और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तो विधान पालिका क्या करती है? समाज के अंदर कानून का निर्माण करती है। तो ये वो सत्ता होती है जो कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वह समाज के अंदर ऐसी चीजों को कायम कर सके जो कि उनका कल्याण कर सके। आई होप कि आप सत्ता के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला जो है वो है अपराध और हिंसा, यानी कि क्राइम एंड वायलेंस। तो बच्चों आज के समय में ये जो वर्ड्स है ना वो इतने कॉमन हो चुके हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादा फील होते हैं जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन एक समाज का हिस्सा होने के कारण आपका, मेरा और हर उस व्यक्ति का एक कर्तव्य यानी ड्यूटीज है कि वह इन चीजों को जल्द से जल्द खत्म करे ताकि समाज के अंदर शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो देखिए अपराध का क्या मतलब होता है कि वह काम जो समाज के आदर्श और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो तो वह अपराध कहलाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो अपराध है यानी जो क्राइम है वह समाज के अंदर एक प्रकार से विघटन लाता है, ठीक है। और दूसरा है हिंसा। तो हिंसा क्या है? वह सामाजिक व्यवस्था का एक शत्रु मानी जाती है, एक एनिमी मानी जाती है, और विरोध का ये उग्र रूप होता है। यानी कि जब कभी कोई छोटी सी घटना होती है तो जो हिंसा, जो वायलेंस है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है। खासकर जो हिंसा होती है वो अफवाहों से ज्यादा फैलती है। हिंसा क्या करती है? एक प्रकार से कानून की अवहेलना करती है, उसके सामने ऐसी कोई चीज नहीं होती है, और यह सामाजिक नियमों को नहीं मानती कि कौन है सामने, लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई भी है, वह इन नियमों को फॉलो नहीं करती, और साथ ही भय, नफरत, तनाव जैसी स्थिति को भी पैदा करती है। तो बच्चों यही है अपराध और हिंसा। आप अच्छे से इसके बारे में समझ भी रखते होंगे। अगला जो टॉपिक है वो ना केवल स्टडी से जुड़ा है बल्कि ये एक डिबेट डिस्कशन का एक टॉपिक भी है, जिसका नाम है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में युवा वर्ग में बढ़ते अपराध और हिंसा व्यवस्था के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो नए नए आइडिया बता सकते हैं, जो समाज के अंदर जो चीजें चल रही है कि ऐसे कौन से कारण है जिनके कारण ये जो क्राइम और वायलेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कुछ हम मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा कॉमन्स माने जाते हैं। जैसे कि पहला क्या है? वो है बढ़ती हुई महंगाई। अब बढ़ती हुई महंगाई का अपराध और हिंसा से क्या संबंध हो सकता है? तो देखिए बच्चों उसका डायरेक्ट संबंध है। जब महंगाई बढ़ती है तो खासकर उन लोगों के ऊपर ज्यादा परेशानी आती है जो कि कमा नहीं सकते या जिनके कमाने के लाले ही पड़ रहे हो। तो वह ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? चोरी चकारी, अपराध, हिंसा जैसी व्यवस्था का प्रबंध करती है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा कमा सके, चोरी करके, अपराध करके, हिंसा करके। दूसरा है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी भी अपराध और हिंसा बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान देती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक खाली इंसान जिसके पास कुछ कमाने को नहीं है वह क्या कर सकता है, क्या क्या कदम उठा सकता है। और तीसरा है बदले की भावना। तो बदले की भावना हिंसा और अपराध से डायरेक्ट ही जुड़ी होती है कि मैं इसको हरा के ही दिखाऊंगा, फिर चाहे मैं अपराध करूं या फिर हिंसा करूं, कुछ भी रीजन हो सकता है। चौथा है फिल्मों का नशा। तो फिल्मों का नशा कहने का मतलब कि हमें फिल्म एक जो है एक तरीके से जागरूक करती है, लेकिन उसका एक नेगेटिव असर ये भी होता है कि जो सामने वाला उसके माइंड में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वह इमेजेस को देख के, वीडियोस को देख के ज्यादा कैच करता है, तो इसलिए वही हमारे माइंड में चलता रहता है जिस चीजों को हम देखते हैं। और जो लास्ट है वो है लोगों के अंदर भय पैदा करना। तो अपराध और हिंसा का डायरेक्ट संबंध भय से भी है, यानी डर से भी है। इसी कारण तो ये सारी चीजें होती है, और ये सारी चीजें ग्रामीण समाज में भी और नगरीय समाज में भी युवाओं के बीच तेजी से बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रयास भी किए जा रहे हैं। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मेरा यही मानना है कि जितना युवा वर्ग पढ़ेगा उतनी अच्छी समझ रखेगा, और उतनी अच्छी समझ जो है वो समाज को भी फायदा देगी और उस युवा वर्ग के कल्याण यानी उसके खुद के डेवलप के लिए भी ज्यादा प्रॉफिट करेगी। आगे हम बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच में अंतर, क्योंकि इससे पहले हमने सामाजिक व्यवस्था के बारे में सारे टॉपिक जान लिए, अब हमारा यही टॉपिक बचता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 दोनों को कंपेयर करके बता देता हूं। तो शुरुआत करते हैं ग्रामीण समुदाय से। तो देखिए ग्रामीण समाज जो है वो आकार में छोटे होते हैं, लेकिन नगरीय समुदाय के होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं।
ग्रामीण समाज के अंदर जो व्यक्तिगत संबंध है ना वह क्लोज होते हैं यानी पास के होते हैं, जबकि नगरीय समाज के अंदर व्यक्तिगत संबंध दूर के होते हैं। तीसरा, सामाजिक संस्थाएं जो होती है समाज के अंदर, जैसे जाति हो गया, धर्म हो गया, वो प्रभावशाली मानी जाती है। वहीं नगरीय समाज के अंदर जो सामाजिक संस्थाएं होती है वो कम प्रभावशाली होती तो है लेकिन कंपेयर करने पे कम होती है। चौथा है कि सामाजिक परिवर्तन जो है ना ग्रामीण समाज के अंदर वो थोड़ा धीमा होता है। अगर बात करें नगरीय समाज की तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन तेजी से होता है। उसी तरह ग्रामीण समाज के अंदर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वह कम होती है, यानी कि एक क्षेत्र के अंदर जो लोगों का निवास होता है ना वह कम होता है। और जब बात आती है नगरीय समाज की तो आप अच्छे से जानती है कि नगरीय समाज के अंदर जनसंख्या कितनी ज्यादा होती है और इसी कारण यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलता है। और जो लास्ट है वो ये है कि ग्रामीण समाज के अंदर जो मुख्य व्यवसाय होता है लोगों का वो कृषि से जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक क्रियाएं सबसे ज्यादा की जाती है। और जब बात आती है नगरीय समाज की तो यहाँ पर लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो उद्योग से जुड़ा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो लोग है वह सेकेंडरी एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों यही था डिफरेंट ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच में। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये जो हमारे टॉपिक है वो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कि इस लेसन के लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार का हुआ है। तो पहला है कि संचार के नए साधनों में परिवर्तन देखने को मिला है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने भी देखा होगा कि पुराने समय से लेकर आज के समय में कितना सारा चेंजेस आ चुके हैं कम्युनिकेशन के अंदर। दूसरा है कि भूस्वामित्व में भी परिवर्तन आया है। कहने का मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी जातियों का भी उदय होने लगा है। साथ ही प्रबल जाति वो जाति होती है जो कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये भी परिवर्तन हमें देखने को मिला है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन वो है कृषि की तकनीक प्रणाली में परिवर्तन। कहने का मतलब आप भी जानते हैं कि पहले किस प्रकार से कृषि की जाती थी, वो हाथों से ज्यादा की जाती थी। अब किस प्रकार से की जाती है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी एक्टिविटी है ना, जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हैं, यहाँ पे ज्यादा यूज किया जाने लगा है। जैसे कि नए नए ट्रैक्टर आ चुके हैं खेती करने के लिए, उन्नत किस्म के बीज आ चुके हैं और खाद्य पदार्थ आ चुके हैं ताकि फसल ज्यादा हो सके। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कृषि को ज्यादा तेजी से कराई जा रही है और लोगों का प्रॉफिट भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और लास्ट है कि सरकार के द्वारा गरीब ग्रामीण किसानों को मनरेगा भी प्रदान किया गया है, जो कि 2005 में ये नियम लाया गया था। मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आप में से ऐसे कितने बच्चे जो मनरेगा के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप मुझे 4 या 5 पॉइंट बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर कि मनरेगा का जो संबंध है वो किन किन बातों से जुड़ा हुआ है। आपकी इससे नॉलेज भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे पॉइंट्स बता दीजिएगा। तो मनरेगा के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसानों के हित में कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं नगरीय क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन की। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है, जो प्राचीन नगर थे ना वह अर्थव्यवस्था को ज्यादा सहारा देते थे, खासकर वो नगर जो कि बंदरगाह यानी पतन के किनारे हुआ करते थे। तो ये नगर जो थे वह व्यापार की दृष्टि से काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया करते थे। तो आज के समय में देख सकते हैं आप कि जो व्यापार है ना जहाजों का पानी वाले, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा योगदान दे रहे हैं। उसी प्रकार जो धार्मिक स्थल थे ना, खासकर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे राजस्थान के अंदर अजमेर हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हो गया। तो यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है, लोग यहाँ पर आते भी है, दान दक्षिणा भी देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ और चीजें भी है जिसके कारण समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, जैसे कि जनसंख्या घनत्व जो है वो नगरों के अंदर काफी तेजी से बढ़ा है और जनसंख्या घनत्व बढ़ने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई है, जैसे कि बेरोजगारी का बढ़ना हो। जैसे कि एक परिवार में 3 जने होते थे, अब एक परिवार में 7 जने होते हैं। तो सरकार के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है इन चीजों को हैंडल करना, पॉपुलेशन को। उसी तरीके से अपराध भी बढ़ चुके हैं, जन स्वास्थ्य है उसके अंदर भी वृद्धि हुई है लेकिन कमी भी देखने को मिलती है। उसी प्रकार जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा गंदगी और उतना ही ज्यादा प्रदूषण। तो ये जो सारी चीजें वो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। आई होप कि आपको दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। बहुत कॉमन से टॉपिक थे, आप बच्चों के लिए आप मेरे अकॉर्डिंग तो बना के भी लिख सकते थे, लेकिन ज्यादा बेटर ये है कि आप सोशियोलॉजी की लैंग्वेज यानी समाजशास्त्र की भाषा में लिखो, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। आई होप कि आपको
हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ भी आ चुका होगा। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से होता है कंप्लीट, वो भी सिर्फ 2 पार्ट के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलेगा।